हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका एंड दैनिक भास्कर 6, 7 और 8 फरवरी, इन तीनों डेट्स को मैंने कंबाइन किया है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो बने रहिए वीडियो साथ अंत तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। 6 फरवरी की न्यूज़ है। यहाँ बात की जा रही है किसान आंदोलन की। तो दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने की बात की गई थी। 6 फरवरी को न्यूज़ आई थी ये। तो 12 बजे से ये किया गया था 3 घंटे के लिए। तो अब ये किसान आंदोलन है, तो इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड में भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान में हम देखते हैं किसान आंदोलन सबसे पहला था बिजौलिया किसान आंदोलन, बहुत ही फेमस रहा था बिजौलिया किसान आंदोलन। राजस्थान के अंदर 1897 में देखने को मिला था ये। आई थिंक मुझे डेट का कुछ गड़बड़ लग रहा है, शायद हो सकता है ये मे बी रॉन्ग, तो आप इसे चेक कर लीजिए एक बार। ये किसान आंदोलन बिजौलिया किसने स्टार्ट किया था और इससे कौन कौन लोग जुड़े थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दूसरा किसान आंदोलन है बेगू किसान आंदोलन। मेनाल भीलवाड़ा रामनारायण चौधरी साहब ने स्टार्ट किया था 1921 में। ये भी इम्पोर्टेंट किसान आंदोलन है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा और भी कई सारे आंदोलन हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं रिलेवेंट हो जाती है न्यूज़। इस प्रकार से जो किसान आंदोलन चल रहा है वर्तमान में, अभी इतने लंबे समय से चल रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं इसके संबंध में। तो ऐसे किसान आंदोलन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पास्ट में, तो उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। 2 मैंने यहाँ पे आपको कवर किए हैं, इसके अलावा कुछ और भी हैं, तो आप अपने एंड से भी उनको देख लीजिएगा। और बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक तो इसकी डेट भी चेक कर लीजिएगा और किसने स्टार्ट किया है और कौन कौन लोग इससे संबंधित रहे हैं। ये बात की जा रही है, अमेरिका ने कुछ यहाँ पे एक रिसर्च की, उसे बताया है कि 95% बेबी फूड जो है, मतलब कि बच्चों के लिए फूड बनाए जाते हैं, उनमें कुछ आर्सेनिक, सीसा और पारा मिले हैं। तो ये खतरनाक है, चारों के चारों एलिमेंट है ये। तो लेड है, यहाँ पे लेड की बात की गई है। लेड एक मेटल होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। आर्सेनिक एक मेटलॉइड होता है, इसका मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों के इसमें गुण पाए जाते हैं। कैडमियम एक मेटल होता है और मरकरी भी एक मेटल होता है। मरकरी मिनामाता रोग बहुत ही फेमस इससे रहा है, एक जापान के अंदर देखा गया था, मरकरी से रोग हो जाता है ये, और मरकरी एक मेटल है। इसके अलावा ये अपवाद भी है धातुओं में। अपवाद कैसे है कि ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है ये, राइट। तो ये चारों ही आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की गई है कि बेबी फूड से संबंध में ये चीज़ें हैं, तो इनकी मात्रा ज़्यादा बताई गई है, रिसर्च में ऐसा बताया गया है, जो कि बेहद ही घातक हो सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये कुछ बात निकल कर आई है बेबी फूड के संबंध में, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। लोकतांत्रिक सूचकांक की बात की गई है। ये लोकतांत्रिक सूचकांक रैंकिंग पब्लिश की गई है 2020 की, तो यहाँ पे ये न्यूज़ इसके अंदर आई है। तो आप देख सकते हैं इसको पब्लिश कौन करता है, ये है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसे पब्लिश करता है इसे। तो 2020 का डेटा दिया गया है यहाँ पे। भारत का स्थान 53वें स्थान पर रहा है, इससे पहले ये 51 पे था। तो और भी बुरी स्थिति हो गई है भारत की लोकतांत्रिक सूचकांक के तहत। लोकतांत्रिक का मतलब है कि डेमोक्रेसी वहाँ पे बहुत अच्छी होनी चाहिए उस देश के अंदर, उसे हम इस पे यहाँ पे इसके अनुसार इसको रैंकिंग दी जाती है कि किस प्रकार से उस कंट्री के अंदर पर्टिकुलर ईयर के अंदर डेमोक्रेसी रही है, कैसी परफॉर्मेंस रही है डेमोक्रेसी की। तो उसके आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। 53वां स्थान मिला है इस बार, 2020 की रैंकिंग अभी जारी की गई है ये, तो इसको 53वां स्थान मिला है। ये आपको आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रैंकिंग बन जाती है ये, क्योंकि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत की डेमोक्रेसी को बोला जाता है। तो ये न्यूज़ आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, और कौन पब्लिश करता है ये भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है आरबीआई की। तो जीडीपी वृद्धि दर 10.5% यानी कि अनुमान बता रहे हैं यहाँ पे आरबीआई। ये हैं शशिकांत दास साहब, यहाँ पे गवर्नर है आरबीआई के। और मौद्रिक नीति की बात यहाँ पर की जाती है। आपको पता होगा मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है आरबीआई के द्वारा। मुझे ये बताइए कि इस वर्ष में कितनी बार मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसे। अब यहाँ पे ये बात की गई है कि आम लोग भी खोल सकेंगे आरबीआई में खाता। ये क्या बात है, आरबीआई में कोई भी कस्टमर जो होता है, बैंकिंग कस्टमर, नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं, वो आरबीआई में खाता अभी तक नहीं खोल सकते थे। आप और अदर बैंक जो हैं, जो भी शेड्यूल बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक है, वहाँ पे जाके खाता खोल सकते थे, लेकिन आरबीआई में खाता खोलना अलाउ नहीं था। लेकिन ये नई पहल करने जा रही है आरबीआई की, अब
आम लोग भी यहाँ पे अपना खाता खोल सकेंगे, उनकी सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, सीधे आरबीआई के साथ कर सकेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ नई पहल की जा रही है आरबीआई के द्वारा। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में कि ये काम करने जा रही है आरबीआई। जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरबीआई में खाता खोल सकता है कि नहीं इंसान नॉर्मली, तो अभी तक नहीं था। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा तो ये सारी बातें निकल के आएंगी। तो ये स्टेटमेंट में प्रश्न बन सकता है आपसे, इस प्रकार की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आरबीआई में खाता नहीं खोल सकते हैं कोई भी जो नॉर्मल लोग हैं, लेकिन अब इससे स्टार्ट करने की बात की जा रही है, इस प्रकार की पहल शुरू करने की बात की जा रही है। ये एक बात की जा रही है वैक्सीन पासपोर्ट, ये टर्म आई है। तो वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने वाला पहला देश होगा डेनमार्क होगा। यहाँ पे दुनिया का पहला देश बन जाएगा डेनमार्क वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने वाला। ये होगा क्या वैक्सीन पासपोर्ट? ये एक डिजिटल पासपोर्ट होगा। यहाँ पर जो भी व्यक्ति है जिसका भी पासपोर्ट है उसके बारे में जानकारी होगी, वो कोविड-19 से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी क्या स्टेटस है कोविड-19 को लेकर के। तो ये इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि जो वर्ल्ड टूरिज्म पे कोविड-19 का इफेक्ट पड़ा था बहुत ही बुरा, उसको रिज्यूम किया जा सके, उसे स्टार्ट किया जा सके। तो ये पासपोर्ट स्टार्ट करके क्या होगा, जो भी व्यक्ति है उसका पासपोर्ट है वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसके अकॉर्डिंग उसको वीज़ा भी दिया जाएगा, क्योंकि वीज़ा के बेसिस पर ही आप घूमने जाते हो कहीं पर। तो ये पासपोर्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था की जा रही है, इसे बोला गया है वैक्सीन पासपोर्ट। तो भारत में भी बात तैयारी इसकी चल रही है ऐसा पासपोर्ट जारी करने को लेकर के। तो डेनमार्क दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कि वैक्सीन पासपोर्ट इशू किया है। तो ये एक अच्छी बात है कि चीज़ों को किस प्रकार से लेकर के चलना है आपको, प्रॉब्लम्स के साथ में भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये बात की जा रही है गुजरात हाई कोर्ट की। तो गुजरात हाई कोर्ट का अभी एक डाक टिकट जारी हुआ है। आई थिंक उसकी गोल्डन जुबली मनाई गई, 60 वर्ष पूरे हुए थे गुजरात हाई कोर्ट के, पूरे हुए हैं। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया और हाई कोर्ट स्मारक का डाक जो टिकट है उसका विमोचन भी किया गया है। तो ये यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है गुजरात के संबंध में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस हाई कोर्ट के संबंध में ये टिकट इशू किया गया है। तो ये किया है गुजरात हाई कोर्ट के संबंध में। यह देख सकते हैं 60वीं जयंती पर ये ऐसा किया गया है। तो ये एक न्यूज़ है। ये एक बहुत ही बुरी, एक प्रलय जैसी कह सकते हैं आप, उत्तराखंड में एक घटना हो गई, बहुत ही दुखद घटना हो गई है। तो ये बात की जा रही है देवभूमि उत्तराखंड की। यहाँ पे क्या हुआ है, एक तरीके से प्रलय टाइप आ गई और 170 लोग लापता भी हो गए। यहाँ पे उत्तराखंड में नंदा देवी का ग्लेशियर टूट गया है जिससे सैलाब आ गया, ऋषिगंगा पुल बह गया। तो अब देखते हैं इसमें डिटेल में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। ये इस प्रकार की कुछ पिक्चर यहाँ पे दी गई हैं, रेस्क्यू भी किया गया है ये। तो ये बात की जा रही है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में चमोली एक ज़िला है, वहाँ पे ये हादसा हुआ है। सबसे पहला प्रश्न, उत्तराखंड से लगते हुए राज्य हैं उनके नाम बताइए और कौन से देश की सीमा है जो कि उत्तराखंड से लगती हैं। ये दोनों चीज़ मेरे को आप बताइए उत्तराखंड की। अब यहाँ पे हुआ क्या है, नंदा देवी ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ़ के जो गोले बन जाते हैं, बर्फ़ के बहुत बड़े पहाड़ बन जाते हैं, उनको हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो इसका नाम है नंदा देवी ग्लेशियर। ये टूट गया। अब जब ये टूट गया तो समझ सकते हैं कि इस ग्लेशियर, ये सपोज ग्लेशियर है, अब ये यदि ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी एकदम से फ्लो होने लग जाता है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि बाढ़ जैसी आ जाना, तो एकदम से पानी यहाँ पे फ्लो होने लग गया यहाँ पे। और ये जो स्थित है जोशीमठ के पास स्थित है। ये नंदा देवी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, जोशीमठ के पास है। तो यहाँ से एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकलने लग गया। तो इसके कारण क्या होता है, पानी निकलेगा तो आगे कहीं जाएगा, तो आगे जाता है ऋषिगंगा और धौलीगंगा। तो ऋषिगंगा और धौलीगंगा में बाढ़ आ गई एकदम से जब पानी निकलने लग गया यहाँ पे। तो ये जो एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे ऋषिगंगा और धौलीगंगा बाढ़ आ गई, ये नदियाँ हैं। तो इससे फिर क्या होता है कि ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बांध एक, यानी कि ऋषिगंगा नदी पर ये पूछा जा सकता है आपसे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो का मतलब पानी से बिजली बनाया जाना। दूसरा, धौलीगंगा नदी पर भी एनटीपीसी का हाइड्रो प्रोजेक्ट है, यानी कि ये भी पानी से बिजली बनाने का है, एनटीपीसी का। अब होता क्या है कि जब ये पानी एकदम से यहाँ पे फ्लो किया, इन नदियों में बह के गया और ये यहाँ पे बांध इन्होंने बना रखा है। जब बांध में एकदम से ये प्रेशर आया तो ये बांध टूट गया। ये बांध टूट गए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिली, कई सारे लोग बह गए, घर बह गए यहाँ पे। तो ये सब घटनाक्रम देखने को मिला। अब इसमें बताया ऐसा जा रहा है कि यहाँ पे ये पहाड़ी एरिया उत्तराखंड का,
पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ पे तबाही इतनी बड़े स्तर पर नहीं हुई जितने बड़े स्तर पर हो सकती थी। अगर ये प्लेन एरिया होता, अगर ये प्लेन एरिया का बांध यहाँ पे कहीं टूट जाता तो बहुत बड़ी संख्या में तबाही हो सकती थी। यहाँ पे ये बहुत बड़ी डैमेज यहाँ पे करके जाता, लेकिन ये पहाड़ी एरिया होने की वजह से चट्टानों के द्वारा इसका जो प्रेशर है वो काफ़ी कुछ रोक लिया गया, तो ये घटनाक्रम देखने को मिला। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए ये घटना कहाँ पे घटित हुई है। और आपको पता होगा ऐसी घटना उत्तराखंड के अंदर पहले भी एक डिजास्टर हो चुका है जून में। अब मुझे वर्ष आप बताइए कौन सा वर्ष था जब ऐसी घटना भी होके चुकी थी, हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर। तो ये कुछ एक दुखद घटना रही भारत के अंदर। 8 फरवरी की न्यूज़ में कवर किया गया, यानी कि कल हुई है ये यहाँ पे न्यूज़ है। बिशप धर्मसभा को मिली महिला सचिव, तो ये महिला सचिव यहाँ पे नियुक्त की गई है। पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक परंपरा, कैथोलिक जो है 2 ग्रुप हैं इसमें, जो ईसाई हैं, तो वहाँ पे जो हम बात करते हैं उनमें 2 ग्रुप हैं, कैथोलिक हैं, एक और हैं, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या नाम है उसका ग्रुप का। तो परंपरा से परे जाकर पहली बार महिला को बिशप धर्मसभा का सचिव नियुक्त किया है। बिशप धर्मसभा का सचिव नियुक्त किया है। यहाँ पे महिला को अमूमन इस प्रकार की चीज़ों में ये इन्वॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा किया गया है। आप देख लीजिए क्रम, पोप यहाँ पे सबसे ऊपर हो गए, तो पोप फ्रांसिस ने ऐसा बोला है। उसके नीचे होते हैं कार्डिनल, ये आपको आइडिया होना चाहिए, इनकी पदवी है ये एक प्रकार से, ऊपर से नीचे चल रही है ये। पोप के नीचे होते हैं कार्डिनल्स, उनके नीचे होते हैं आर्क बाइशप, उनके बाद होते हैं फिर बाइशप, बिशप जिसको बोलते हैं हम, फिर प्रीस्ट होते हैं, जो कि आप उनके जो ये चर्च जो होती हैं, उनके गिरजाघर जो होते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रीस्ट आपको मिलते हैं वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो प्रीस्ट इस प्रकार से क्रम चलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हायरार्की जो है इनकी, ये जो कैथोलिक और इनके अंदर जो रहती है ये धर्म जो है, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए किस प्रकार से ये ऊपर से नीचे चलते हैं, ये पता होना चाहिए। और इस प्रकार से डिसीजन भी लिया गया है कि परंपराओं से अलग हट करके एक महिला की नियुक्ति की गई है सचिव के पद पर। तो ये कुछ न्यूज़ है जहाँ पे भारत व नेपाल के बीच नई सड़क का निर्माण किया गया है, ये खबर आई है निकल करके। तो नई सड़क कहाँ से कहाँ तक है, आप नाम याद रखिएगा एरिया का। भारत का एरिया है लक्ष्मीपुर बलारा क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है लक्ष्मीपुर बलारा क्षेत्र, यहाँ से ये सड़क कनेक्ट कर रही है नेपाल का गड़ैया क्षेत्र। तो इन दोनों क्षेत्र के बीच में ये सड़क बनाई गई है। तो आइडिया होना चाहिए नेपाल का गड़ैया और लक्ष्मीपुर बलारा क्षेत्र है भारत का, इसके बीच में 108 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाई गई है भारत व नेपाल के बीच में। ये बात की जा रही है K2 गॉडविन, K2 या गॉडविन ऑस्टिन इसे बोलते हैं। तो K2 माउंटेन पर गुम हुए हैं 3 पर्वतारोही, जो पर्वतारोही होते हैं जो कि पहाड़ों पर चढ़ने का काम करते हैं, तो वो वहाँ पे गुम हो गए हैं अभी, ये बात की जा रही है। तो सबसे ऊंचा आपको पता है माउंट एवरेस्ट है दुनिया के अंदर पर्वत, और उसके बाद है फिर K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ये इसी का नाम है। अब बात यह है कि माउंट एवरेस्ट है हिमालय पर्वत पर स्थित है, सबसे ऊंची दुनिया की चोटी है, और K2 या गॉडविन ऑस्टिन है काराकोरम पे। ये गलत हो गया यहाँ पे, तो ये है काराकोरम, पता होना चाहिए आपको। काराकोरम पर्वत पर स्थित है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अब ये जो पर्वत है K2 या गॉडविन, ये पीओ के एरिया के अंदर आता है, ये प्रॉपरली भारत में नहीं आता है, जैसा कि मैप में आप यदि जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे आता है पीओ के में, इसलिए इसे भारत का नहीं माना जाता अमूमन, क्योंकि ये विवादास्पद एरिया है। तो ये पीओ के एरिया है, वहाँ पर काराकोरम इस प्रकार से पर्वत श्रृंखला है, तो वहाँ पर ये स्थित है। उसके नीचे फिर हिमालय पर्वत है, और हिमालय पे आप देख सकते हैं नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची दुनिया की चोटी जो है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पर स्थित है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो ये आप बोल सकते हो कि एक प्रकार से अगर हम बात करें पीओ के, यदि हम नज़रअंदाज कर देते हैं पीओ के एरिया को, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी से हम बोल सकते हैं K2 गॉडविन को। क्यों? क्योंकि ये जो काराकोरम है ये एक प्रकार से भारत का ही एरिया है, लेकिन पीओ के क्षेत्र होने के कारण ये विवादित रहता है। तो भारत में सबसे ऊंची जो चोटी बोली जाती है भारत की, वो बोली जाती है कंचनजुंगा, जो कि सिक्किम के अंदर है। ये प्रश्न कई बार कंफ्यूज करने के लिए आते हैं कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो वो हो जाती है आपकी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो हो जाती है आपकी कंचनजुंगा। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों उनको बोला जाता है। जबकि कंचनजुंगा से ऊंची K2 गॉडविन है, लेकिन ये पीओ के एरिया में स्थित है, तो ये विवादित एरिया है, तो यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। ये चीज़ें चलती हैं, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए।
ये बात की जा रही है म्यांमार देश की। तो म्यांमार के अंदर क्या है कि यहाँ पे सैन्य शासन के खिलाफ एकजुटता फिर से देखी गई है। 2007 के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। आंग सान सू की का नाम आता है यहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के लिए, बहुत समय से प्रयास कर रही हैं वो, लेकिन यहाँ पे अभी हाल में जो वहाँ की आर्मी है उसने कूप कर दिया है, यानी कि सत्ता अपने हाथ में ले ली है म्यांमार के अंदर। तो ये सब घटनाक्रम देखे जा रहे हैं। मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि वहाँ की जो वहाँ की जो सत्ता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसमें 25% रिजर्वेशन है, मतलब रिजर्व उनकी सीट किसकी, आर्मी की, वहाँ की डिफेंस की। तो उनका वहाँ पे बहुत अच्छा बोलबाला रहता है म्यांमार के अंदर, वहाँ की सत्ता में। तो ये कुछ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं। एक संधि है इंपॉर्टेंट, यंदाम्बो की संधि। ये संधि 1826 में की गई थी, यंदाम्बो की संधि। इसके तहत क्या हुआ था कि ब्रिटिश लोगों ने, ये ब्रिटिश टाइम की बात की जा रही है, तो संधि का नाम याद रखिएगा। ब्रिटिश लोगों ने इसके तहत बंगाली लोगों को अराक्कम वैली में बसाया था। अराक्कम वैली आपसे पूछी जा सकती है कहाँ पर स्थित है, क्योंकि विवादित है, अभी विवाद में चल रहा है। यंगून म्यांमार की इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो अराक्कम वैली म्यांमार देश के अंदर स्थित है, जहाँ पर कि जो बंगाली लोग थे उनको ले जाकर बसाया गया था ब्रिटिश के द्वारा अपने फ़ायदे के लिए, जो कि वर्तमान में रोहिंग्या कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं रोहिंग्या की समस्या बड़ी ही चर्चित रही है, बहुत ज़्यादा इशू रहा है रोहिंग्या को लेकर के पिछले कुछ वर्षों में। तो ये वही रोहिंग्या हैं जो कि बांग्लादेश बंगाली लोग थे, उनको वहाँ पर ले जाकर बसाया गया था। 1826 में संधि हुई थी इसके लिए, और आज उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है म्यांमार के अंदर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए अराक्कम वैली कहाँ पर है, यंदाम्बो की संधि कब हुई थी, ब्रिटिश के टाइम पे हुई थी ये। इसका संबंध म्यांमार और भारत से है, ये आप बोल सकते हो। तो ये कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। ये हाई कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा फैसला दिया है। बीएड धारक भी लेवल 1 में, अभी रीट की जो भर्तियाँ निकली हुई हैं, तो वहाँ पर लेवल 1 में फॉर्म भर सकेंगे। अभी बीएड धारी जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए ये ओपन कर दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन अब 19 तक इसको बढ़ा दिया गया है इसको लेकर के। तो ये अच्छी खबर है जो भी अभ्यर्थी हैं इसके लिए। तो उनको अभी 2 लेवल मिल जाएंगे, लेवल 2 और लेवल 1, जो बीएड धारक हैं। यहाँ पर दूसरी न्यूज़ है, कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कुछ पोस्ट निकाली गई हैं, वैकेंसी निकाली गई हैं। 882 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आप जो भी इससे संबंधित हैं, आप इच्छुक हैं फॉर्म भरने के, तो आप डाल सकते हैं। नई भर्ती निकल के आई राजस्थान के अंदर। और ये एक और न्यूज़ है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसे लेकर के कोविड-19 को लेकर के हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि पिछले साल लास्ट अटेम्प्ट करने वाले जो लोग थे उनको अभी एक और मौका दिया जाएगा। उन जिनकी की लिमिट जो है वो, हाँ, इसमें 7 अटेम्प्ट दिए जाते हैं यूपीएससी में। यदि आपके 7 अटेम्प्ट पूरे हो चुके हैं उनको तो मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिनकी उम्र एक्सेस हो रही है, जिनकी एज क्रॉस हो रही है, इसके बाद वो नहीं दे पाएंगे, उनको ये मौका दिया जा रहा है दोबारा से। ऐसी न्यूज़ निकल करके आई है। तो ये दोबारा मौका दिया जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा कुछ किया जा रहा है यूपीएससी की तरफ से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।